हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 8 में चैप्टर थर्ड सैलरी। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीछे एक चैप्टर क्या हमने स्टडी करी है या नहीं करी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अब सैलरी स्टार्ट हो गया है तो एक बड़ा टॉपिक है। शायद इसकी क्लास 20 से 25 क्लासेस इसकी होने वाली है पूरे सैलरी चैप्टर में। तो ये कंटिन्यू चेंज सीरीज की तरह है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम तभी सोल्व करवाएंगे जब पीछे की हमें नॉलेज हो। तो अभी तक हमने यदि क्लास मिस कर दी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से क्लास 8 से हम चैप्टर थर्ड से कंटिन्यू स्टडी करेंगे और जब तक सैलरी कंप्लीट नहीं हो सकते मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सैलरी आपके लिए टैक्स पर है अंडर सेक्शन 15 में। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था कि हमारे पास इनकम के हेड हैं। 5 हेड बताए गए हैं, वो बताएंगे आपको बताए गए हैं सेक्शन 14 के अंदर। अब हमारे पास में 5 हेड बताए गए हैं। 5 हेड कौन कौन से सेक्शन में टैक्सेबल, ये आप हमेशा याद रखेंगे। मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि सैलरी आपके पास टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 15 के अंदर। उसके पास 22 में अंदर है हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन है 28 के अंदर, कैपिटल गेन है 45 के अंदर, अदर इनकम है 56। आप ये मान के चलिए कि 5 तो हमारे ये चैप्टर हैं ही सही। बुक में हमें ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। काफ़ी बड़े कुछ चैप्टर्स में काफ़ी बड़े हैं, तो हमें इनकी डीप स्टडी करनी है। प्रत्येक चैप्टर की कोई चैप्टर है, कोई इनकम हेड है, वो 2 पार्ट में डिवाइड भी किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम आज हमारा जो टॉपिक है सैलरी, उसकी स्टडी करेंगे। तो सैलरी हम सबसे पहले बताएं कौन से हेड में टैक्सेबल है, तो आपका आंसर होगा अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप हमारे टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए निम्न बातें होना आवश्यक है। यदि आप किसी भी कोई भी आय मुझे मिल रही है, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है कि उससे मैं सैलरी हेड में टैक्सेबल मानूँ। क्योंकि हमारे पास 5 हेड हो सकता है कि वो अदर इनकम की हो, कैपिटल गेन की हो, बिजनेस की हो। किस कारण से हम मान लें कि ऐसा पाए जाने पर ये मान लिया जाएगा कि वो सैलरी का पार्ट है। तो वो कौन कौन से टॉपिक इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, देखिए। नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब ये कि जो व्यक्ति को पेमेंट मिल रहा है, जैसे यदि मेरे को पेमेंट मिल रहा है तो मेरे को मेरे एम्प्लॉयर से पेमेंट मिलना चाहिए। हम दोनों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो सामान्यतः ये पाई जाती है, आप किसी कंपनी कर्मचारी हो सकते हैं, आप किसी बैंक के कर्मचारी है, मैं जैसे कॉलेज एजुकेशन का कर्मचारी हूँ, तो कोई व्यक्ति कहीं का कर्मचारी हो सकता है। बात क्या है, कुछ व्यक्ति, कुछ टर्म्स है जो यहाँ पर लिखी जा रही है, जो आपको लगता होगा कि इन व्यक्तियों को सैलरी मिल रही है और ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे क्या, फर्म से साझेदार का वेतन है। जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है, तो पार्टनरशिप फर्म से यदि किसी पार्टनरशिप का फर्म का जो साझेदार है, जो पार्टनर है, वो कोई भी चीज़ ले रहा हो, जैसे वो सैलरी ले रहा है या रिम्युनरेशन ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। वो कौन से हेड में टैक्सेबल है, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में। अब ऐसा क्यों माना गया है वो भी समझिए आप। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म के मालिक होते हैं। जब मालिक खुद अपने आप को वेतन दे रहा है, वो एज ए एम्प्लॉय भी वहाँ पर वर्क कर रहा है और मालिक भी खुद ही है, तो दोनों ही व्यक्ति खुद की भूमिका निभा रहा है। पार्टनर तो खुद ही सही, एक फर्म के अंदर पार्टनर्स मालिक होते हैं और मालिक होते हैं वो सैलरी ले रहा है, तो मालिक भी खुद है, देने वाला भी खुद, लेने वाला भी खुद है। तो इस केस के अंदर 2 व्यक्ति अलग अलग नहीं है। ऐसे केस के अंदर हम मानेंगे कि जो इनकम है सैलरी और पार्टनर है, वो क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन के अंदर मानी जाएगी। अब देखिए, एक वर्ड है कंपनी का संचालक। संचालक बोलते हैं डायरेक्टर को, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर। इसको भी यदि इनकम मिलती है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल है, अदर सोर्स के अंदर। क्योंकि जो डायरेक्टर है वो कंपनी के अंदर मतलब एक बड़ी पोजीशन पर पाया जाता है। मतलब वो डायरेक्ट करता है, निर्देशन देता है, वो किसी के अंडर में नहीं बल्कि वहाँ पर एक मालिक की भूमिका निभाता है। ठीक है, एक्चुअल में उसका मालिक होता भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसका मालिक हो ही सही है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी का मालिक होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, बाहर से भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो किसी का अधीन काम नहीं करता है। वो किसी डायरेक्शन नहीं लेता बल्कि पूरी कंपनी को डायरेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में उसकी जो इनकम है वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, अदर शोर्स के अंदर। क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा रिलेशनशिप की अभाव पाया जाता है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप वहाँ पर भी नहीं है। तो ये अपवाद है जो मैंने यहाँ लिखवा दिए। एक वर्ड होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर से थोड़ा सा अलग होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध संचालक जिसे हम बोलेंगे, बट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी सामान्यतः कायम होगा, ये अदर सोर्स में होगा। लेकिन कोई स्पेशली हमने वांटेड कर रखा है कि आपको हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पे हम रख रहे हैं, और कौन रख रहा है, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहा है।
मतलब एक बड़ा अथॉरिटी और है जो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करा, तो वहाँ पर उसका कोई सर है, उसका एक बॉस है वहाँ पर। इस केस के अंदर हम उसे स्पेशल एग्रीमेंट करके हम सैलरी हेड में टैक्सेबल बना सकते हैं। यदि ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा पाया जाता है, तो उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। नॉर्मली डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों दोनों ही काम में टैक्सेबल है अदर शोर्स के अंदर, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर को बदला जा सकता है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो सकता है यदि स्पेशल कॉन्टेंट इस बात के लिए किया हुआ है तो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि विधायक और सांसद जो आपके एमएलए एमपी से, उनकी सैलरी अदर सोर्स में टैक्सेबल है, क्योंकि सरकार के वो एक कर्मचारी नहीं है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो तो खुद चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस काम के लिए उन्हें वेतन भी मिल रहा होता है सरकार से, तो इस तरह का जो भी उन्हें रेमुनेशन मिलता है, जो भी उन्हें भत्ते वगैरह मिलते हैं, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। वो कहाँ पर टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, नहीं तो बिजनेस कर रहे हैं इसलिए बिजनेस हेड के अंदर भी नहीं होते हैं, तो फिर वो कहाँ चल गए? अदर सोर्स के अंदर। कौन कौन से? विधायक और सांसदों के वेतन, यहाँ बड़ा काम हो रहा है वेतन, लेकिन फिर भी कहाँ में टैक्सेबल है? वो अदर सोर्स के अंदर। एक नेक्स्ट, एक कर्मचारी मतलब जो एम्प्लॉय, ये एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यदि मान लीजिए मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं 2-3 व्यक्तियों के पास काम करूँ। एक डॉक्टर है जैसे 3-4 हॉस्पिटल में काम करता है, एक टीचर है 3-4 स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है, जो स्कूल से, वो ज़्यादा हो सकती है, एम्प्लॉय एक हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो भी वो इसी एड में टैक्सेबल रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य सेवा कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए कर लेना। यहाँ पर आप क्या ऐड कर लोगे? अन्य कार्यों के लिए अपनी नियोक्ता से प्राप्त पारिश्रमिक भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है। जैसे कि ये कि मैं आपके कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब आपके कॉलेज के अंदर मेरा काम है, मेनली मेरा काम है पढ़ाना। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर एग्जाम होते हैं, तो उसके अंदर मेरी ड्यूटी भी लगती है, तो मैं वो भी वर्क करता हूँ। इसके अलावा मेरे को ना क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपकी कॉपियाँ वगैरह चेक करता हूँ। इन सब बातों के लिए मुझे सैलरी के अलावा अलग से पैसा और मिलता है, अलग से रेमुनेशन और मिलता है। तो इस तरह का जो पैसा मुझे मेरे कॉलेज एजुकेशन से मिला, मुझे मेरी उसी यूनिवर्सिटी से मिला जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रोफेसर हूँ। तो ये सारा का सारा जो भी पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी इसी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। वो भी क्या माना जाएगा? सैलरी हेड में ही टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आप बात गौर करेंगे क्या, कि यदि मान लीजिए, क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, कि आपको नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से कोई आय प्राप्त हो रही है, तो वो इस साइड में टैक्सेबल नहीं है। जैसे कैसे? कि मैं इस कॉलेज के अंदर में नियुक्त हूँ, मेरे इसका आर डी गर्ल्स कॉलेज का स्टूडेंट प्रोफेसर हूँ मैं, तो मुझे मेरा नियोक्ता एम्प्लॉयर कौन हो गया? आर डी गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, आर डी गर्ल्स कॉलेज से मुझसे पढ़ाने के अलावा कोई और काम भी वर्क कराए जा रहे हैं, तो वो सबके सब कहाँ पर टैक्सेबल माने जाएंगे? सैलरी हेड में। लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई दूसरा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझसे ना और काम करवाना चाह रहा है, ठीक है, इस कारण से मेरे को वहाँ से मैं वहाँ काम करता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे कि मैं जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ मंगा कर यहाँ पर चेक करता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो इस तरह का जो पैसा जो मिल रहा है, वो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से, मुझे मेरे कॉलेज से ना मिलकर कहीं और से मिल रहा है। तो इस तरह का पैसा जब कहीं और से मिलता है, मेरे नियोक्ता से ना मिलकर अन्य किसी व्यक्ति से मिलता है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर से ना किसी और व्यक्ति से मिलता है, तो वो सैलरी हेड में नहीं, अन्य किसी हेड में टैक्सेबल होएगा। मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होएगा। कैसे? इसमें आगे बात करें, जैसे ही नियोक्ता या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से प्राप्त है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, जिस कॉलेज में हूँ, वहाँ से के अलावा कहीं और दूसरी यूनिवर्सिटी से मुझे इनकम मिलती है, तो वो मेरा नियोक्ता, मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, फिर मुझे यहाँ से आय प्राप्त हो रही है, तो टैक्सेबल होगी अदर सोर्स के अंदर। यहाँ लिख लेना, टैक्सेबल कौन से होगी? अदर सोर्स में। ऐसे ही होटल में टिप्स बख्शिश, होटल में टिप्स बख्शिश क्या होती है कि जैसे आप एक लग्जरी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर जब खाना खाने के बाद में जो वहाँ का वेटर वगैरह होता है, उससे आप टिप्स दे आते हैं, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ हम टिप्स देते हैं। तो टिप्स आपने दिए, जबकि वो वहाँ का कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी किसका है? होटल का। होटल वालों से अलग से दे रहे हैं सैलरी, तो होटल वालों ने टिप्स दी नहीं है, तो यहाँ इस तरह की जो टिप्स उसे मिल रही है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी उसके लिए। प्राप्ति और उपार्जन, मतलब रिसीविंग और अर्निंग में से जो भी पहले हो उस पर टैक्स लगेगा। यदि मान लीजिए आपको कोई एडवांस सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर पहले ही टैक्स लग जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई सैलरी अभी बढ़ तो गई है आपकी सैलरी, जैसे आपकी 10,000 सैलरी है और आपकी 12 महीने की सैलरी 1,20,000 बनी थी, लेकिन 2 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली, तो आपको कितने मिले साल भर के अंदर? जैसे 1,00,000 रुपये मिले, लेकिन आपका टैक्स पूरे 1,20,000 रुपये लगेगा। एरियर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या जल्दी हो चुका है, यहाँ उपार्जन जल्दी हो चुका है, भले ही 20,000 आपको बाद में मिले। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि 10,000 रुपये आपकी सैलरी है
1,20,000 रुपये आपको साल भर की सैलरी हो गई, और 50,000 सैलरी आपको एडवांस के अंदर मिल गई, इसी साल के अंदर मिल गई, जो नेक्स्ट ईयर मिलनी थी। तो आपको टोटल सैलरी हो गई 170। तो अब आपको किस पर टैक्स देना पड़ेगा? 170 पर। मतलब आपका रिसीविंग या अर्निंग्स जो भी पे हो जाए उस पर टैक्स लग जाएगा। प्रोफेशनल पर्सन्स किन से होते हैं? जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, इसको आप जानते होंगे, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। तो इस तरह का जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जो मतलब जो डिजाइंस वगैरह बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट है, पेंट, तो ये सारे सारे लोग अपने पेशेवर, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब पेशेवर व्यक्ति हैं। तो ये अपने ग्राहकों से जो पैसा लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास में आप चेकअप कराने के लिए गए, वो घर पे आप दिखाने गए, तो वहाँ से जो पैसा मिला, एक सीए के पास में गए, आपसे सजेशन लिया, एक वकील के पास गए, आपसे सजेशन लिया, तो वो जो भी पैसा उसका मिल रहा है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन हेड में टैक्सेबल है। लेकिन मान लीजिए वही डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है? ग्राहक से पैसे नहीं ले रहा है, वहाँ पर सैलरी किससे ले रहा है? वो हॉस्पिटल से ले रहा है, तो वहाँ पर उसका एम्प्लॉयर हो गया। इस कारण जब वहाँ पर जब उसे पेमेंट मिलेगा तो वो कायमी हेड में टैक्सेबल है, सैलरी हेड के अंदर। समझिए वापस कि यदि एक बिजनेस प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो अपना दुकान खुद ने खोल डाल रखी है उसने, ठीक है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति से खुद ने दुकान डाल रखी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, तो वो अपनी जो भी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रहा है उसके लिए ग्राहकों से फीस लेगा। इस तरह ग्राहकों से फीस लेते हैं, तो वो फीस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर टैक्सेबल है। लेकिन यही सारे व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, ये कहीं और कंपनी में काम करें, किसी हॉस्पिटल में काम करें, या किसी और के अधीन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति से जिसके अधीन ये काम करें, जिस एम्प्लॉयर के पास ये काम करें, वहाँ से मिलने वाला पैसा सैलरी रेट में टैक्सेबल हो, क्योंकि वहाँ पर उनका एम्प्लॉयर हो गया, वो खुद उसके एम्प्लॉय हो गई, तो रिलेशनशिप मेंटेन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, आयकर के लिए सैलरी और वेजेज में कोई अंतर नहीं है। भाई आयकर के दृष्टिकोण से कोई ये बोले कि सैलरी नहीं, मैं तो मजदूरी करता हूँ, मुझे मजदूरी मिलती है, तो यदि मजदूरी से ज़्यादा मिलती है तो वो भी टैक्सेबल हो सकती है। आयकर के दृष्टिकोण से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे जनरली मैं बता दूँ, सैलरी जो वर्ड है वो आपको मिलता है आपके मेंटली वर्क के लिए, मतलब आपको आपके दिमाग का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो अर्निंग होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? सैलरी। सैलरी कहीं कहीं के लिए हो गई? आपके मेंटल वर्क के लिए हो गई है, मेंटल वर्क के लिए हो गई है सैलरी तो। और यदि आप फिजिकली वर्क करते हैं, और आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं या मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? वेजेस, उसे मजदूरी बोलते हैं। शायद आपने 11th क्लास में पहले कभी सुना होगा, नहीं है तो आप इसे, अपना टॉपिक नहीं है, बस आप तो ये ध्यान रखिए, इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से सैलरी और वेजेज में कोई डिफरेंस नहीं है। स्वेच्छा से वेतन छोड़ने पर भी वो टैक्सेबल है। आप ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं तो पूरा पूरा सैलरी छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं तो सैलरी लेना चाहता हूँ, फ्री में काम करता हूँ किसी भी कंपनी के पास में या गवर्नमेंट के पास कहीं पर भी, तो यदि मान लीजिए वो फ्री में काम कर रहा है तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके पास उसे तो पैसा मिला ही नहीं, तो टैक्स कहाँ से देगा? पैसा नहीं मिला है तो घर से ला कर दे, कहीं से कुछ भी बेचे, हमें मतलब नहीं है, उसने इनकम अर्न कर ली तो उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। क्या कुछ ऐसी कंडीशन है कि जब उसे टैक्स नहीं देना पड़े? हाँ, ऐसा हो सकता है। यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय सरकार की जनहित योजना में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अपनी सैलरी को त्याग रहा है, उसे फॉरगोइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो इस केस के अंदर वो सैलरी एग्जेम्प्ट हो सकती है। क्या? ऐसे तो नॉर्मली स्वेच्छा से थी, आप आपकी सेल्फ इच्छा है कि आप सैलरी छोड़ रहे हो तो भी वो टैक्सेबल है, लेकिन आपने पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट के लिए यदि आप सैलरी को छोड़ रहे हो, आप सैलरी त्याग कर रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट होगी आपकी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर जो एपीजे कलाम थे, जो पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन थे, वो अपनी सैलरी अपने ग्राम के पंचायत को डोनेट किया करते थे, तो उस केस के अंदर वो जनहित में डोनेट किया करते थे, उस केस के अंदर वो पूरी पूरी क्या थी? एग्जेम्प्ट होगी उनकी सैलरी, उनको सैलरी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं टैक्स फ्री सैलरी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जनरली मतलब हमें जो सैलरी मिलती है, तो वहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयर मतलब जो नियोक्ता जिस कंपनी में हम काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट बैंक में काम करते हो, चाहे मैं सरकार के पास में गवर्नमेंट कॉलेज में वर्क करता हूँ, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जब ये मेरे को सैलरी का पेमेंट करते हैं, जब भी मेरे को सैलरी पेमेंट करते हैं, तो उसमें से जो भी डिडक्शंस मेरे बनते हैं, जो भी मेरे कटौतियाँ जो बनती है, उनको काटने के बाद में ही ये मुझे पेमेंट करते हैं। यहाँ तक कि ये मेरा लगभग लगभग जो मेरा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपका इनकम टैक्स इतना बनना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा भी ये मेरा टैक्स काट लेते हैं और उसको गवर्नमेंट के एक अकाउंट में जमा करा देते हैं। ये मेरा टैक्स TDS काट लेते हैं, उसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट शोर्स। क्या बोलते हैं? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट शोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट शोर्स। उद्गम पर कर की कटौती, हिंदी बोलेंगे उद्गम पर कर की कटौती। आप हिंदी इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी मीनिंगलेस है हमारे लिए, तो आप इंग्लिश में याद करें।
तो इस तरह की TDS काटने के बाद जो सैलरी मिलती है, तो जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें काट ली, जैसे 10,000 रुपये इनकम टैक्स काट लिया, तो अब उसे नेट सैलरी कितनी मिल रही, 90,000। तो यहाँ सैलरी जो वर्ड है, जो हम ये बोलेंगे सैलरी कितनी है, तो सैलरी यहाँ 1 लाख ही मानी जाएगी। यहाँ पर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी आप लिखेंगे टोटल सैलरी बराबर पहले नेट सैलरी में 90,000 प्लस उसका इनकम टैक्स जो काट लिया उसे 10,000 वापस में ऐड कर दें, उसकी सैलरी कितनी बन गई, 1 लाख। तो यहाँ टैक्स जो कैलकुलेशन करी जाएगी वो 1 लाख पे की जाएगी, ना कि 90,000 पे। वो तो काट कर उसे कर रहे हैं, तो वो उसका हित में ही काटा जा रहा है वो, ठीक है, वो उसका सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। बोनस उपहार भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल है। जो बोनस हो, उपहार, ये भी गिफ्ट वगैरह जो भी मिलते हैं आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल है। लेकिन मान लो कि कोई आपका एम्प्लॉय यदि आपको पर्सनली गिफ्ट देता है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो सामान्यतः कर मुक्त होगा। यदि उसकी 50,000 से कम लिमिट है तो 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई विशेष ओकेजन पर दे रहा है, इसके लिए हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, मैंने पहले भी लिखा था गिफ्ट के बारे में। यदि मान लीजिए विवाह के आयोजन है, वही शादी का आपका आयोजन था और शादी के समय पर आपका एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है, तो वो भी कर मुक्ति माना जाएगा, क्योंकि वो विवाह के ओकेजन पे दिया जा रहा है। और बाकी आप संबंधियों से कितना ही गिफ्ट ले लीजिए, अमाउंट ले लीजिए, वो हमेशा ही कर मुक्त होती है। एम्प्लॉयर से विवाह के समय लेने पर कर मुक्त होती है, 50,000 रुपये नॉर्मली कर मुक्त होती है, 50,000 से ज़्यादा होने पर फुली टैक्सेबल होती है। ये नियम हम पहले स्टडी कर चुके हैं। पेंशन से या सेवा समाप्ति के बाद, पेंशन क्या होती है, जो सेवा समाप्ति के बाद में मिलती है। इसके अलावा और भी कोई लाभ मिलता है सेवा समाप्ति के बाद में, तो सबके सब कौन से हेड में टैक्सेबल है, सैलरी हेड में, क्योंकि आपने आपके एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के कारण वो पैसा मिल रहा है आपको, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा वो पैसा। इसके बाद में देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो देखिए मैंने बुक से ही आपके टॉपिक उठाए, लेकिन ध्यान रखिए मैंने बुक के बहुत सारे जो फालतू के जो टॉपिक हैं जो मीनिंगलेस है, जिनका यूज़ बहुत कम होने वाला है, न के बराबर यूज़ होने वाला है, उनको सबको हटा दिए हैं मैंने। मैं यहाँ पर आपके लिए इस बुक को, उस बुक में से केवल 40% पार्ट ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, मतलब मैं इसको पूरा यूज़फुल कर दूँगा आपके लिए। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेस्ट है, वो मैं यहाँ इसका निचोड़ निकाल कर आपके लिए रखने वाला हूँ। यहाँ पर जो फालतू की चीज़ें हैं वो सब मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं क्या, कि वेतनमान। आपको पे स्केल वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है, ग्रेड पे या पे स्केल सुनने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में आपको जो ऊपर लिखा हुआ है देखिए, 15,000-400, फिर 19,000-800, फिर 23,000। इस तरह से आपको बोला जाएगा कि एक व्यक्ति जिसका सैलरी, जिसका वेतनमान इस प्रकार है, तो मतलब किसी व्यक्ति की सैलरी बताई गई है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते समय हम इसका क्या मतलब निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते समय हम ये मतलब निकालेंगे कि यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए, यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ लिखा हो 15,000। 15,000 को हमने क्या माना है, बेसिक पे माना है। अब 15,000-400 फिर डेश 19,000, इस लाइन का ये मतलब होता है कि आपको इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर 15,000 रुपये वेतन मिलेगा, और फिर ये 400 लिखा हुआ है, तो ये 400 रुपये आपको प्रति वर्ष इंक्रीजमेंट के रूप में मिलेंगे। मतलब आपके प्रति वर्ष 400 रुपये की सैलरी आपकी बढ़ेगी। और ये 400 सैलरी कब तक बढ़ेगी, जब तक आपकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 19,000 तक नहीं हो जाती। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 19,000 होने तक प्रति वर्ष 400 रुपये बढ़ेंगे आपकी सैलरी। जैसे पहले साल 15,000, दूसरा साल 15,400, फिर 15,800, 15,1200, 15,1600, ऐसे डैश 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 करते करते जब 19,000 आ जाएगा, फिर 19,000 आने के बाद में फिर इसके आगे वाली चीज़ बढ़ेगी। इसके आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास में, 800। फिर 19,000 होने के बाद में प्रति वर्ष 800 रुपये की वृद्धि होगी। और कब तक होगी ये वृद्धि, जब तक आपकी इनकम कितनी नहीं हो जाती, 23,000। 23,000 आने के बाद में इस सीक्वेंस में रुक जाइए। कोई इससे बड़ी सीरीज हो, जैसे यहाँ डैश करके 1,000 लिखा हो, तो इसके बाद में 1,000 बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, मतलब 23,000 रुपये यहाँ पर क्वेश्चन रुक जाएगा यहाँ पर। तो आपको वेतनमान समझ में आया होगा। पे स्केल 15,400, 19,000, 800, 23,000। मतलब 15,000 रुपये इनिशियली पे, पहले साल 15,000 मिलेंगे, फिर 15,400, फिर 15,800, 15,1200, 15,1600, ऐसे डैश क्रम भाई हर एक साल का चलता रहेगा। कब तक, 19,000 तक। फिर 19,800, फिर 19,016, सॉरी, मतलब 20,600, इस तरह से आपका इंक्रीजमेंट चलता रहेगा जब तक कि आपकी सैलरी कितनी नहीं जाती, 23,000। तो इससे तो बोलेंगे आप पे स्केल। ये सबसे पुराना पे स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का। अब उसके बाद में 6 पे कमीशन आया, तो 6 पे कमीशन समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में पुरानी सैलरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद 6 पे कमीशन आया। 6 पे कमीशन 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसमें क्या नियम थे, इसमें क्या था, आपके लिए ग्रेड पे और बेसिक पे डिसाइड कर दी गई थी। जैसे मान लीजिए आपको 60,000 प्लस 6,000 दिया जा रहा है, तो 6,000 जो वर्ड है वो तो आपकी ग्रेड पे हो गई 6,000, और बेसिक आपका 60,000 हो गया।
इससे अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने थर्ड ग्रेड टीचर सुने होंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर की 3600 ग्रेड पे होती है, सेकंड ग्रेड की 4200 ग्रेड पे होती है, फर्स्ट ग्रेड की 4800 ग्रेड पे होती है, एक आरएस अधिकारी गेजेटेड ऑफिसर की 5400 होती है, कॉलेज लेक्चरर की 6000 ग्रेड पे होती है। तो ये ग्रेड पे सिस्टम है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बेसिक भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है, बेसिक भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। जैसे जो 9000 3600 42 48 उनके लिए 9300 ग्रेड पे हुआ करता था। तो हम कुल मिलाकर उसको ये दोनों चीज़ दिया करते थे, 9300 प्लस बेसिक दोनों चीज़ उसे दिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे सबका अलग अलग हो सकता है, थर्ड के टीचर अलग, सेकंड ग्रेड के अलग है, फर्स्ट ग्रेड के अलग है। तो वो तो जो भी होगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इससे पूरे को अपन सैलरी मान लेंगे। अपन का लॉजिकल बात क्या है, यहाँ पर ग्रेड पे और बेसिक दोनों को सैलरी मान लेंगे। जैसे किसी का 50,000 तो बेसिक है, 50,000 तो क्या होगा इसकी बेसिक है, और 6,000 का ग्रेड पे है, तो कितना हो गया 56,000 हो गया। तो हमारे लिए 56,000 इंपॉर्टेंट है। तो अब इस पे कमीशन में क्या था, हर साल 3% की वृद्धि हुआ करती थी। कितनी की वृद्धि हुआ करती थी, 3% की वृद्धि हुआ करती थी। तो हर साल आपको कितना इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है आपको, 3% की वृद्धि करना था आपको। अब देखो, इसको इंक्रीमेंट का नियम है। इंक्रीमेंट का नियम क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास में 3%, जैसे ही आप आंसर सोल्व करेंगे और उसका आखिरी में आंसर, जैसे आप मान लीजिए किसी भी अमाउंट का 3% आपने इंक्रीमेंट किया और वो आया 340.50 पैसे, कितना आया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे भी आपने किसी भी अमाउंट का 3% कर लिया, 3% करने के बाद आपका आंसर आया 340.50 पैसे, ये आपका आंसर आया। तो आप जब उसे वेतन वृद्धि देंगे तो आप उसे नियरेस्ट आने वाले 10th के अंदर राउंड ऑफ करेंगे, तो मतलब आप उसे कितने रुपए का बेनिफिट देंगे, 350 रुपये का। वापस समझ लेना, यदि किसी व्यक्ति को वेतन वृद्धि आई 342 रुपये, पॉइंटों में चाहे कुछ भी हो, चाहे 16 पैसे है, कुछ भी आई। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप नियरेस्ट एन में परिवर्तन करना है, तो आपका यहाँ अमाउंट ये 2 रुपये आ गई। तो 2 रुपये क्या 0.50 से ज़्यादा है या कम है, 0.50 से ज़्यादा। जैसे ही 0.50 ज़्यादा हुए तो इसका आंसर कितना आएगा, 350। वापस सुनिएगा, यदि मान लीजिए किसी भी अमाउंट का 3% किया और आपका आंसर आया 260.49, तो इसको वेतन वृद्धि मिलेगी 260 रुपीज़ की। क्योंकि यहाँ पर जो आगे वाला जो अमाउंट है, जो आखिरी के 10 रुपये के अंदर शामिल होने का अमाउंट है, वो 50 पैसे से कम है। यदि 50 पैसे या इससे ज़्यादा होती है तो हम उसे नेक्स्ट हाईएस्ट अमाउंट के अंदर बदल देंगे, नेक्स्ट 10 के अंदर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 0.49 है, जो 10 के स्थान पर आने वाली जो चीज़ है वो कितनी, केवल 0.49 केस होने पर उसे केवल 260 ही अपन रखेंगे। और यदि यही अमाउंट यदि मान लीजिए गलती से 260.51 होती है या 52 होती है, कुछ भी होती है, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारे जो नियरेस्ट है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपके 0.50 से ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर आप उसे 270 का बेनिफिट देंगे। एक एग्जाम्पल है, वो अपन सोल्व करेंगे तभी से और अच्छा तरीके से समझ जाएंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आप हमेशा याद करेंगे कि नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कितना कब से कब स्टार्ट होता है। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये तो आपने पहले भी काफ़ी सोल्व किए हुए हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जितने भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी कैलकुलेशन तो इसी के अकॉर्डिंग होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। उनकी सैलरी जब हम काउंट करेंगे तो सबसे कब काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए। बट यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आपका, जो आपका क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस केस के अंदर आपकी सैलरी काउंट होगी मार्च टू फेब, 1 महीने पहले की सक जाओगे। मतलब जैसे अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल से मार्च ना होकर आपकी क्या होगी, मार्च से फरवरी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि गवर्नमेंट का प्रिंसिपल बना हुआ है कि जिस महीने में हम काम करते हैं, गवर्नमेंट के बाद जिस महीने में काम करते हैं, उस महीने में हमारी सैलरी ड्यू नहीं होती है, बल्कि उसके अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है। तो मतलब मार्च वाली सैलरी कब ड्यू होगी, अप्रैल के अंदर। जबकि कमा हमने कब लिया, उसे मार्च में कमा लिया। और हमारा प्रिंसिपल क्या था कि जो भी कार्य पहले हो जाए, तो हमारा कमाने काम पहले हो चुका है मार्च के अंदर, इस कारण हम यहाँ सैलरी कब से कब पकड़ते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मार्च से फरवरी के लिए। आपसे रीजन कोई नहीं पूछने वाला है कि क्या रीजन है, लेकिन आपको ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए कि यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे अप्रैल से मार्च के लिए, क्योंकि इससे हमारा आंसर बदल जाएगा। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे मार्च से फरवरी के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे, मार्च से फरवरी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद में अभी जो वर्तमान में आ गया है 7 पे कमीशन। अब 7 पे कमीशन के अंदर सबसे ईजी कैलकुलेशन है। इसमें क्या है, पे मैट्रिक्स चार्ट आपको अवेलेबल होता है, मतलब आपको कॉलम्स में बात करूँ तो आपको वहाँ पर कुछ कॉलम्स में पहले से ऑलरेडी अमाउंट लिखी हुई रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी टेबल बनी हुई रहेगी पे मैट्रिक्स। आप चाहो तो यूट्यूब कहीं पर भी देख सकते हैं। तो उनके अंदर यहाँ पर अमाउंट होती है ऑलरेडी, भाई इसी ईयर ये है, फिर इसी ईयर हो जाएगी, फिर इसी ईयर हो जाएगी, फिर इसी ईयर हो जाएगी। ये तो मतलब 6,000 गेट पे वाले के लिए, ये 7,000 गेट पे के लिए इतनी अमाउंट होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। तो ये सब कुछ उसमें पहले से ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखा है, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं भाई, इस साल का पेमेंट ये, अगले साल का यहाँ देख लो, फिर अगले साल का यहाँ देख लो, मतलब हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। पहले 2 में तो हमने कैलकुलेशन करी थी, कहीं में कैलकुलेशन करी थी हमने, वेतनमान पे स्केल में कैलकुलेशन करी थी। 6 पे में हमने हर साल 3% बढ़ाया था, वो कैलकुलेशन करी थी। पे मैट्रिक सबसे ईजी है, पहले से आपको सारणी बनी हुई मिलेगी, उस सारणी में जो नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो डिब्बा होता है, वो अमाउंट हमें हर साल बड़ी हुई अमाउंट है वो पहले से मिल जाती है, वो वहाँ पहले ऑलरेडी कैलकुलेट हो रखी है। तो इससे ईजी तो कुछ होता ही नहीं है हमारे लिए। अब एक वर्ड है डीएनएस पे, महंगाई वेतन। डीएनएस वे क्या होता है, डीए डीएनएस अलाउंस भी बोलते हैं इसे, डीए डीए यहाँ महंगाई भत्ता से नाम दिया गया है इसे, ओरिजिनल नाम तो इसका डीएनएस अलाउंस है। लेकिन अब इसे इनकम टैक्स से दृष्टिकोण में इसे अलाउंस न मान के इसे सैलरी का ही पार्ट मान लिया गया है। तो इससे क्या है, अपन मूल वेतन ही मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि उसकी 10,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है और 4,000 उसे डीए मिलता है, तो हम ये मानेंगे उसकी सैलरी ही 14,000 है। 4,000 डीए जो मिल रहा है उसे बेसिक का ही पार्ट मान लेंगे, जो बेसिक पे जो मूल वेतन है वही हम कितना मान लेंगे, 14,000 मान लेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कमीशन, महंगाई भत्ता होता क्या है, डेफिनेशन महंगाई भत्ता क्या होता है कि हर साल महंगाई बढ़ती जाती है, तो एम्प्लॉयर भी हर साल सैलरी बढ़ाता है, उसका महंगाई भत्ता है वो बढ़ाता रहता है। जैसे महंगाई भत्ता 4,000 है, कभी फिर 4.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी वो चलता रहेगा। मूल वेतन जो होगा 10,000 फिक्स ही रहेगा भले ही। ठीक है, तो महंगाई भत्ता क्या होता है कि आपका जो आपके जो जिस एनवायरनमेंट आप रह रहे हो वहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही है आर्थिक स्थिति के कारण, तो उसको कवर करने के लिए आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो इसे हमें मूल वेतन का ही पार्ट मानेंगे। कमीशन फीस वगैरह ये सैलरी हेड में टैक्सेबल है, लेकिन ये बेसिक पे के अलावा है, इसलिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे इनकी, है ना। बोनस, बोनस प्राप्ति आधार पर रिसीवेबल है, ये भी अलग से अलग ही पार्ट है हमारा। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, अलाउंसेस, भत्ते। ये क्या होता है अलाउंसेस और ऊपर वाली चीज़ों में, इनमें क्या डिफरेंस है, अलाउंसेस हमेशा विशेष परिस्थितियों में विशेष कर्मचारी को दिए जाते हैं। मतलब कंडीशन भी स्पेशल होती है कि कुछ वर्क ऐसा हो रहा है तभी ये ड्यू होते हैं, और सभी कर्मचारियों को मिले, कोई ज़रूरी नहीं है ये केवल स्पेशल व्यक्ति को मिलेंगे। जैसे बेसिक पे, डीए वगैरह ये सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, बोनस कमीशन वगैरह सभी को मिल जाता है ये तो। लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष कर्मचारी को जो देय होते हैं उसे हम बोलते हैं अलाउंस भत्ते। अब ये अलाउंस और भत्ते आप याद करेंगे इनके नाम, ये 3 कैडर में बटे हुए हैं हमारे पास में। फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस और फुल्ली फुल्ली यहाँ पर आप चेंज करेंगे, ये फुल्ली फ्री नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। ये आप यहाँ फुल्ली टैक्सेबल कर लें, यहाँ पर TAXABLE, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, हिंदी में सही लिखा हुआ है पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेना। क्या, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस और फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो 3 कैटेगरी में बांट लिए। एक तो वो जो साहब आप पूरे फ्री हैं, फुल्ली क्या है, फ्री है, आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक क्या है पार्टली, मतलब आधे कुछ अमाउंट तक फ्री है, कुछ लिमिट तक फ्री है, तो हमें इनकी लिमिट याद करनी होगी। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि ये लिमिट तक फ्री होते हैं, उसके बाद में टैक्सेबल होते हैं, इनकी लिमिट कैलकुलेशन करनी होती है हमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं, छोटे जो एग्जाम होते हैं, आपके जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, कहीं भी कॉर्पोरेशन कोई वैकेंसी आती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पुटअप होते हैं आपके। तीसरा है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो वहाँ पे स्टार्टिंग 2 याद कर लीजिए, 2 के अलावा जो भी टैक्स बच रहे, जो भी अलाउंस बच रहे हैं, सारे सारे टैक्सेबल मान लेंगे हम, सारे सारे क्या मान लेंगे, टैक्सेबल। हम मेनली 2 पर फोकस करेंगे, 2 स्टार्टिंग याद कर लेंगे, इनके अलावा जो भी नाम आता है उसे हम क्या मान लेंगे, फुल्ली टैक्सेबल है। तो हम ऊपर के नाम याद करेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएँ, ये सब टॉपिक हम, ये जो पूरा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पेज खाली था, इस कारण मैंने यहाँ लिख दिया, उस समय भर्ती की हेडिंग लगाई जाएगी, उसके अंदर कितने अलाउंस है, सब अलाउंस कितने हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो
आज हम और क्या करने वाले हैं, इसे तो हमने कल के लिए डाल दिया। अभी अभी हमने ऊपर जो कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ रूल्स क्या पढ़े थे, हमें वेतन पे स्केल, वेतन पेमान वगैरह हमने अभी स्टडी करी थी। ठीक है, आपने एजीआई जो वार्षिक वेतन वृद्धि थी सिक्स पे के अंदर, उसकी स्टडी करी थी। तो उसके ऊपर बेस जो कुछ एग्जाम्पल है उसे हम आगे सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, सविता 1 जनवरी 2013 को 8,000 डेश 5,000 13,000 डेश 7,000 20,000 के वेतनमान में नौकरी प्रारंभ की। तो आपको यहाँ समझ में आ गया हो कि इसकी इनिशियली पे 8,000 रुपये होगी। कब होगी ये? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 2013 को इसको कितने मिलेंगे? 8,000 मिलेंगे। कुछ नहीं बोले, 8,000 मिलेंगे। फिर इसके 500 रुपये हर साल बढ़ते रहेंगे। कब तक? जब तक 13,000 नहीं हो जाते। फिर कितने बढ़ेंगे? 700 रुपये बढ़ेंगे, जब तक कितने? 20,000 नहीं हो जाते। लेकिन ये कुछ आगे बोल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चेंज करना होगा। देखिए, जैसे इन आगे क्वेश्चन में बोला है, उसके नियोक्ता ने उसे 3 वेतन वृद्धि प्रदान की। ये क्या होता है? जैसे आपके यहाँ पर 8,000 रुपये था, 8,000 के पास वेतन वृद्धि कितनी थी? 500 रुपये। भाई 8,000 है, आगे कहते हैं वेतन वृद्धि कितनी है? 500 रुपये। ये क्या है? इसने 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दे दी इसने। तो मतलब 500 रुपये की वेतन वृद्धि है, इसे 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना गया? 1,500 रुपये। और आपको इनिशियल, सॉरी, कितना आ गया? 1,500। और आपका इनिशियल पे आपको कितना मिला था? 8,000। वो इनिशियल गेट पे से 3 वेतन वृद्धि आपको एडवांस के अंदर दे दी उसने। तो आपका सबसे पहला वेतन कितना हो जाएगा? 9,500। अब आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? 9,500। नॉर्मली अब आप बोलेंगे सर आपने तो 8,000 ही बताया था। हाँ, 8,000 पर ही होता है, लेकिन उसने आगे बोल ही तो दिया ना कि उसके नियोक्ता, उसके एम्प्लॉयर ने 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान कर दी। उसको एडवांस के अंदर ही 3 इंक्रीमेंट दे दिए, पहले डे ऑफ फर्स्ट के ऊपर ही दे दिए। तो 8,000 प्लस 1,500 से 3 इंक्रीमेंट हम निकाली, 500 इंटू 3 1,500 के। तो 1 जनवरी 2013 को उसकी सैलरी कितनी होगी? उसकी सैलरी होगी 9,500। कर निर्धारण वर्ष, ये पुरानी बुक है तो अपन पुराने के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। हमें समझने के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो असिस्मेंट ईयर है 1920 है, उसका मूल वेतन बेसिक पे क्या होगा ये आपको बतानी है, यदि वो कर्मचारी गवर्नमेंट है और यदि वो कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट है। तो देखिए, ये तो आपको स्टार्टिंग समझ आ गया कि उसकी 9,500 की। अब इसमें आगे इसका सोल्यूशन अपन देखते हैं। यदि मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है, पहला ऑप्शन मिले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कैलकुलेशन करी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कैलकुलेशन करी जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग करी जाएगी? वो फरवरी टू मार्च करी जाएगी। और नॉन गवर्नमेंट है वो नॉर्मल फाइनेंशियल अप्रैल टू, सॉरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए तो अपन कैलकुलेशन करेंगे कि उसको स्टार्ट हो गई मार्च से सैलरी और कब तक मिलेगी उसे सैलरी? फरवरी तक। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी स्टडी करेंगे हम अप्रैल से, नॉर्मली अप्रैल से जो मार्च तक हमारा चलता है वैसे ही करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इसके अंदर बदल जाएगा, 1 महीने हम आगे के सक जाएंगे, अप्रैल की जगह मार्च में जाएंगे और मार्च की जगह फरवरी में आ जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम इसके नीचे का वो जो वर्किंग नोट है वो समझना हो गया हमें। देखिए, तो यहाँ देखिए, 1 जनवरी 2013 से लेकर 1 साल का वेतन, अपने हम केवल एक एक साल का वेतन निकाला करते हैं। 1 साल का वेतन लिख देंगे। उसका 1 साल का वेतन मैंने को बताया था कि 8,000 होना चाहिए, लेकिन उसको 3 वेतन वृद्धि मिल गई, तब कितना होगा? 9,500। ये मैंने सोल्यूशन पहले कर दिया। अब हर साल 500 रुपये बढ़ेंगे। वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था 8,000 डेश 5,000 डेश 13,000, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो हर साल 500 बढ़ेंगे। तो फिर आपका ईयर बदल गया, 2014 के अंदर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 बढ़ते हैं इसमें, 10,000। फिर अगले साल कितना होगा? 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, 12,000, 12,500। ये आप कब तक नोट कर लेंगे? ये हमने नोट कर लिया दिसंबर 2019 तक, क्योंकि हमारा आंसर यहीं से बनने वाला है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपका असेसमेंट ईयर कितना है? 19-20। ठीक है, असेसमेंट 19-20 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा? प्रीवियस ईयर हमारा होएगा 18-19। तो हमें इनकम कब की निकालनी है? 18-19, क्योंकि 18-19 की आईपी टैक्स कब लगेगा? यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो हम 1 साल पीछे चल रहा हूँ मैं अभी, मतलब अभी आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 20-21 लिखा हुआ आएगा, प्रीवियस ईयर आपका 19-20 हुआ करेगा। लेकिन अभी अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस ईयर कितना होगा? 18-19। तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम निकालनी कि प्रीवियस ईयर में कितना पैसा कमाया, तभी तो आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। तो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 18-19। तो हमें 2018-19 की इनकम निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आ रही है हमारी 2018-19 की इनकम। कैसे? 18-19 की इनकम यहाँ पर मिलेगी आपको। अब देखिए
क्या होगा, यदि मान लीजिए ये व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यदि ये व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको कब से कब निकालनी होगी, फिर उस केस के अंदर हमें मार्च 18 से लेंगे हम सैलरी, और कब तक लेंगे, फरवरी 19 तक सैलरी लेंगे। अब मार्च 18 में क्या सैलरी होगी, मार्च 18 देखिए कहाँ आएगा, मार्च 18 आएगा इस वाले पीरियड के अंदर, 2018 ये चल रहा है, इस वाले पीरियड में आएगा। तो यहाँ सैलरी होगी 12,000 की। तो मार्च 18 सैलरी काउंट करेंगे, तो मार्च से अपन काउंट करेंगे, कब तक काउंट करेंगे अपन, दिसंबर 18 तक, दिसंबर 18 तक, ये लास्ट पे मैं तो नहीं, यहाँ पर ये आ रहा है दिसंबर 18 तक, उसके बाद सैलरी चेंज हो जाएगी इसकी। तो आपकी 8 महीने के लिए सैलरी कितनी चलेगी, 12,000। बाकी 2 महीने की सैलरी कौन सी चलेगी, 12,500, क्योंकि आपको क्या लेना है इसके अंदर, फरवरी 19 के अंदर कौन कौन से महीने आएंगे, जनवरी और फरवरी। ऊपर देखिए इसका आंसर, ये देखिए आपने क्या करा, मार्च 18 से कैलकुलेशन स्टार्ट करी, और कब तक लेंगे आप लेंगे फरवरी 19 तक। तो पहले तो आप 2018 को ऊपर अलग से लिख लेंगे, और नीचे 2019 का अलग से कर लेंगे कैलकुलेशन। 2018 कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ 10 मंथ होते हैं, काउंट कर लीजिए, कैसे काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 महीने हो गए। और 2019 में काउंट करेंगे जनवरी फरवरी, 2 मंथ यहाँ पर हो गए। तो 10 महीने सैलरी उस रेट से, और 2 महीने की सैलरी इस रेट से। तो ये टोटल में अगर सैलरी ये आ गई आपकी, ये सैलरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो 1,45,000 आपका आंसर हो गया। अब ये व्यक्ति यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या है, नॉन गवर्नमेंट है, तो फिर हम क्या काउंट करते हैं, फिर हम काउंट करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो अप्रैल कौन सा, 18, और मार्च कौन सा, 19। तो 2018 के वर्ष निकालेंगे, 2018 के हम काउंट करेंगे, तो अब अप्रैल से काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 9 महीने। तो ये 9 महीने 12,000 इंटू 9, बाकी 12,500 इंटू 3 महीने के यहाँ पर कर लेंगे, तो आपकी सैलरी बढ़ गई 1,45,500। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर अलग आंसर है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर अलग आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, नहीं तो आप इसको थोड़ा स्लो मोशन में चला सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाओं से रवि की गत वर्ष, अब यहाँ ऑलरेडी गत वर्ष दिया हुआ है, गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो अब इसको 1 साल पीछे करने की जरूरत नहीं है। वहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में असिस्मेंट ईयर, तो असिस्मेंट ईयर देने के कारण हम 1 साल पीछे गए थे। ठीक है, असिस्मेंट ईयर का हमने प्रीवियस ईयर निकाला था, यहाँ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो शायद आपको समझ आने लग गया होगा ना अब तो। देखिए आपको प्रीवियस ईयर दिया और 18-19, तो प्रीवियस ईयर की इनकम की हमें कैलकुलेट करनी होती है कि मूल वेतन, बेसिक वे की गणना करें आप कि वह 1 अगस्त 2011 को एक निजी सीमित कंपनी, अब आप ये समझ जाइए कि वो एक निजी सीमित कंपनी में काम कर रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। इसका मतलब वो एम्प्लॉय भी क्या है, वो एम्प्लॉय भी प्राइवेट एम्प्लॉय है। वो एम्प्लॉय कौन सा हो गया आपके लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया वो, इसका मतलब ये हो गया। आप इस वर्ड से आप समझ जाएंगे, आपका निजी सीमित कंपनी, आप समझ जाइए कि वो प्राइवेट व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आपका वेतन मान यहाँ दिया हुआ है, दो मतलब पे स्केल दी हुई है आपको इस प्रकार से, पहले 2,000, फिर 200 बढ़ेगी, फिर इस तरह से बढ़ेगी। के वेतनमान 3200 रुपये प्रारंभिक वेतन पर नियुक्ति, तो उसको स्टार्टिंग में उसके एम्प्लॉय ने बोल दिया कि आपको सबसे पहले कितना मिलेगा, 3200 मिलेगा, फिर उसके बाद में हर साल 200 बढ़ते हुए चलेंगे। तो आपकी नियुक्ति कब हुई, आपको 1 अगस्त। तो अब आपको 1 अगस्त 2011 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक तो आपको कितने मिलेंगे, 3200। फिर 1 अगस्त 2012 से लेकर, इसमें एक एक साल बढ़ाए जाएंगे, इस अवधि के अंदर हम एक एक साल काउंट बढ़ाए जाएंगे, उस हिसाब से हम आगे अभी कैलकुलेशन भी चेक करते हैं। गत वर्ष 17-18 में उसने अप्रैल मई 2018 का वेतन 31 मार्च 18 में अग्रिम ले लिया, तो एडवांस लेने पर उसे एडवांस के अंदर ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वेतन है वो उसने पहले ही चुका दिया, तो उसका पहले टैक्स दे चुका होगा वो वहाँ पर, है ना। इसकी कैलकुलेशन भी समझेंगे कि 17-18 में उसने अप्रैल और मई 18 का पेमेंट ले लिया, जबकि अप्रैल और मई जो मंथ है ना वो आपके इस ईयर में काउंट होते हैं, जबकि इसने इससे पहले वाले वर्ष में टैक्स दे दिया, 17-18 में ही टैक्स दे चुका है ये आपको। वीडियो के चक्कर में दूध जल गया। चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो इस केस के अंदर आपको बताया गया था कि आपके अप्रैल मई 18 का वेतन कौन से प्रीवियस ईयर में था, इस प्रीवियस ईयर में था 18-19 के अंदर, लेकिन इसने कौन से प्रीवियस ईयर में ले लिया, 17-18 में। जब इसने ये वेतन 17-18 में ले लिया तो वहाँ ये ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, तो फिर उसको अपन यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, 2 बार टैक्स नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आपका नियम क्या था कि यदि मान लीजिए कोई सैलरी एडवांस में मिल जाती है, उससे एडवांस टैक्स दे चुके होते हैं वो, तो उसने यहीं पर टैक्स दे दिया होगा, क्वेश्चन में बोल देगा उसने अगर ले लिया था तो उस समय टैक्स दे दिया होगा उसने। अब आगे देखिए, 18-19 में उसके नियोक्ता ने 10,000 रुपये का ऋण, मतलब उसने अपने एम्प्लॉयर से 10,000 लोन लिया, तो लोन नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, तो उसका हमारे इस क्वेश्चन में कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 रुपये को हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 10,000 उसने लोन लिया है, ना कि सैलरी दी है। वह 5 माह
अप्रैल उन से लेकर अगस्त तक का वेतन इसको तो करने एडवांस दिया। हाँ, ये सैलरी हमें एडवांस मिल गई है, तो 5 मंथ की सैलरी हमें एडवांस मिल गई है। तो ये सैलरी कब की थी? ये सैलरी थी 18-19 की, सॉरी ये सैलरी थी आपकी 19-20 की। 19-20 की सैलरी आपको कहाँ मिल रही है? 18-19 में मिल रही है, तो उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, 17-18 की जो पहले मिल गई उसे तो हम माइनस कर देंगे, उसे तो हम घटा देंगे, और जो आने वाले वर्षों की एडवांस अपन ले रहे हैं उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम टैक्स दे चुके हैं, तो उसको हटा देंगे अपन यहाँ पर और इनको ऐड कर देंगे। अब हम आंसर देखेंगे नेक्स्ट पेज पर किस प्रकार इसका आंसर बनता है। सबसे पहले तो आप पहले टॉपिक को सोल्व करेंगे कि उसका इंक्रीजमेंट कितना कितना मिलता है। देखिए, ये सबसे पहले तो आपको ये तैयार होना चाहिए आपके पास में, कैसे कि 1 अगस्त 2011 से 31 जुलाई 2012 तक आपके 12 मंथ्स हो गए। तो 12 मंथ्स के लिए उसके 32 से स्टार्ट करिए, फिर उसके अंदर है ना 200 बढ़ रहे हैं, तो फिर 3400, 3600, 3800, 4000 बढ़ने के बाद 250 बढ़ेंगे, 250 बढ़ गए, फिर 4500, फिर 4750। ये हम कब तक सोल्व करेंगे? ये सोल्व कर लिया हमने। अब हमारा जो ईयर है कौन कौन सा आ रहा है, हमारा ईयर का हमारा नॉर्मली आप 1-2 लाइन छोड़ देना, आप उनसे बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली अपन प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हमारा 18-19, तो हमें कितना कहाँ तक चलना है? 18-19 तक चलना है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको 19-20 भी आपको लेना पड़ जाए। 18-19 का मतलब क्या था? इसमें 19-20 ले लिया एक तरीके से देखा जाए तो। 18-19 का क्या मतलब होता है? मार्च 2019 तक, जबकि इसने कहाँ तक ले लिया? जुलाई 19 तक ले लिया इसने। क्यों ले लिया? ऐसा करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर एडवांस सैलरी भी ले रहा है, तो अपन आगे बढ़ा सकते हैं। या आप एग्जाम में कैसा पता चलेगा, आप 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, आपको जैसे ऊपर जरूरत फील होगी अपन उससे आगे और बढ़ा देंगे। जैसे 4750 है तो अब कितना मिलेगा इसके बाद? उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा 5000 मिलेगा, कि उसके बाद फिर 250 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मली 18-19 तक ईयर तक चलेंगे, तो 18-19 लगभग हमारा यहाँ आ रहा है। इसके बाद में अपन इसे आगे और बढ़ा सकते हैं। आप एक एडवांस सोल्व करके चलें, जरूरत होगी तो काम ले लेंगे, नहीं तो पड़ा रह जाएगा नीचे। देखिए, तो ये हमारी सैलरी हुई। अब हमें सैलरी काउंट करनी है हमारा, चूंकि एक प्राइवेट व्यक्ति है, ये आपको मैंने पहले तय कर ही दिया। अब प्राइवेट व्यक्ति की सैलरी कब से कब काउंट होगी? प्राइवेट सैलरी काउंट होगी अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के लिए। तो अप्रैल 18, अब अप्रैल 18 कहाँ पर आ रहा होगा? हम ये देखिए, अप्रैल 18 आपका आएगा इसके अंदर आएगा, अप्रैल 18 31 जुलाई वाले के अंदर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक तो यहाँ सैलरी मिलेगी उसे 4500, क्योंकि अप्रैल 18 से स्टार्ट करना ना, तो 1 अगस्त 17 से 31 जुलाई इसके बीच में ही आएगा आपका अप्रैल 18। अप्रैल 2018 आपके इस पीरियड के बीच में ही आएगा, तो इस पीरियड के बीच में ही आपका आएगा। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी पूरा, जुलाई क्या आ रहा है 31 जुलाई का, तो जुलाई भी पूरा, तो 4 मंथ की सैलरी तो हमें 4500 बन गई। फिर आगे वाले की सैलरी देखेंगे, आगे वाले सैलरी कितनी बन जाएगी आपकी? बाकी अब 4 महीने हो गए, तो आगे आगे कितने बचे? 8 महीने हो गए, चाहे तो हम गिन भी सकते हैं भाई, हमने जुलाई तक तो वहीं ले ही लिया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये आपके 8 महीने को 8 महीने सैलरी कितनी हुई? 4750 के हिसाब से हुई आपकी। तो 4750 के हिसाब से हम सैलरी काउंट कर लेंगे। तो अब देखिए इसे ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसने ले रखा है। ये ले रखा है यहाँ पर, ये रहा, नोट कीजिए, ये रहा 4750 4 मंथ्स के हिसाब से, तो ये 19,000 सैलरी बन गई। फिर 2 मंथ्स की सैलरी हमारे पास में ये बने, ये इन्होंने कुछ अलग तरीके से सोल्व करा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको इसे सोल्व करवा रहा था, चलिए क्या बताऊँ, इसने थोड़ा सा अलग हिसाब से सोल्व कर दिया। चलो अपन करते हैं। तो मैंने बताया आपको 4 मंथ्स की सैलरी बताई थी आपको, तो 4 मंथ्स की सैलरी बताई थी, और इसने यहीं का यहीं उसमें से क्या कर दिया, इसने यहीं का यहीं पर उसमें से आपकी जो पहले आप सैलरी ले चुके हो, एडवांस सैलरी जो हम ले चुके हो उसको माइनस करवा रहा है ये यहाँ पर। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में बताया गया था कि आपने अप्रैल और मई की सैलरी है, अप्रैल और मई की सैलरी है, वहाँ आप 17-18 में ही ले चुके, तो 4 महीने से 2 महीने की सैलरी आपने पहले ही ले ली, तो 4 में से 2 घटा दूंगा, तो अब कितने मंथ्स बचे हमको पास में? 2 मंथ्स बचे। तो 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय अपन कर देंगे 4500। कोई बात नहीं, मैं पहले 4 से इंटू करता, फिर 2 मंथ्स की माइनस करता, लेकिन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बोर्ड तो अलग से अवेलेबल है नहीं, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो भाई आपकी 2 महीने की सैलरी आप पहले ले चुके, आपको क्या लेना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं वापस नोट कराता हूँ भाई, आपको सैलरी नॉर्मल लेनी थी अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लेकिन अप्रैल और मई की सैलरी आप पहले ही एडवांस ले चुके हो, पहले के वर्षों में ले चुके हो, 17-18 में ले चुके हो आप वो, तो आप वहीं पर टैक्स दे दो। कौन कौन से महीने के लिए ले लिया आपने? आपने ले ली अप्रैल और आपने ले ली मई, इसलिए अब आपके पास कौन कौन से बचे? जून, जुलाई 2018 बचा होगा, जून, जुलाई 2018 4500 के हिसाब से 9000 ये पेमेंट आपका बन गया।
अब इसके बाद में अगस्त से आपकी सैलरी बढ़ गई, नीचे वाले कॉलम में 4,750 देते हो, तो अगस्त से लेकर आप मार्च तक काउंट करेंगे, तो अगस्त से मार्च तक आपके 8 मंथ्स हो गए, तो वो सैलरी आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि आपको एडवांस सैलरी और मिल रही है। एडवांस सैलरी आपने 5 मंथ्स के लिए, तो 5 मंथ्स की एडवांस सैलरी आपको अप्रैल से स्टार्ट करी उन्होंने, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक तो आपकी सैलरी यही रहेगी 4,750, और जुलाई के बाद अगस्त में आपकी सैलरी बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आगे एक कॉलम और बढ़ाकर चलना है 5,000 तक। इसमें नहीं बढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि हमें 19-20 भी लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगले जैसे 4,750 आपने नीचे सोल्व किया था, मैं वापस दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। आपने ये 4,750 कैलकुलेशन कर ली ना, देखो ये आखिरी के अंदर 4,750 कैलकुलेशन कर लिया आपने जुलाई 19 तक। जुलाई के बाद और कैलकुलेशन कीजिए आप, जुलाई के बाद में क्या आएगा, 1 अगस्त 19 से आप कैलकुलेशन करेंगे, और कब तक के लिए कैलकुलेशन करेंगे आप, 31 जुलाई 2020 के लिए। तो उस केस के अंदर आपकी सैलरी कितनी जाएगी, 5,000 चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 250 रुपये बढ़ रहे हैं इसमें। तो ये 5,000 हमें फिगर काम आने वाला, क्योंकि हम एडवांस सैलरी इस पीरियड की हम एडवांस सैलरी ले रहे हैं, इस कारण ये हमारे लिए 5,000 इंपॉर्टेंस है। हमने सैलरी कौन कौन सी एडवांस ली है, हमने सैलरी ली है अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। तो जुलाई तक तो इसी में आ गई 4,750 वाले रेट में आ गई 4 महीने, लेकिन एक मंथ की सैलरी आपकी अगस्त वाली सैलरी वो नेक्स्ट सेशन में चल गई, नेक्स्ट ईयर में चल गई है वो, तो वो आपकी कितनी हो गई है, 5,000 पर मंथ हो गई है। तो इस केस के अंदर आप ऊपर जाइए वापस, अब आपकी सैलरी कितनी हो गई है, यहाँ पर हम काउंट करेंगे 4 महीने तो 4,750 के हिसाब से हो गई है, और एक महीने की एडवांस सैलरी 5,000 के हिसाब से रहती है, ये आपकी एडवांस सैलरी हो गई है। तो टोटल यदि हम सैलरी की बात करें तो हमारे पास में जो सैलरी है यहाँ पर वो हो गई है 71,000 रुपये। जो एडवांस सैलरी हम पहले के टाइम ले ली थी वो हटा दी है, जो आने वाले टाइम की हम ले रहे हैं उसे ऐड कर दी है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 71,000 रुपीज़। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि श्री संतोष जी ने एक सरकारी विभाग में लिपिक है, उसको गत वर्ष मतलब ऑलरेडी यहाँ गत वर्ष दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 18-19 से निम्नलिखित कटौतियाँ मतलब डिडक्शन के बाद उससे नेट सैलरी मिली 68,000। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में उसकी सैलरी कितनी है। डिडक्शन क्या क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड में काट लिया है, LIC में प्रीमियम के काट लिए हैं, कन्वेंस जो लोन है उसके 3,000 काट लिए, इनकम टैक्स 2,000 काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें काटने के बाद उससे नेट जो अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर करी गई है, जिससे पैसा दिया गया है वो 68,000 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उसकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, तो सैलरी उसकी 68,000 नहीं है, क्योंकि ये जो सारे डिडक्शन इस क्वेश्चन में किए जा रहे हैं वो उसके पर्सनल खर्चे मान कर चलो कि उसे खुद को पेमेंट करने थे, सारे के सारे खर्चे वो उसके एम्प्लॉयर ने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो इन सबको हम वापस जोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप इतना समझना कि सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब ये है कि जो नेट अमाउंट आपने लिए हैं यहाँ पर 68,000, ये सैलरी नहीं है, इसमें जितने भी डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर ने कर दिए हैं, जो आपके निजी एक्सपेंस है, ये सारे सारे आपके निजी पर्सनल एक्सपेंस है एक तरीके से यहाँ पे, जो आपके सैलरी डिडक्ट कर लिए गए, जैसे PF है, LIC हुई, रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ, इनकम टैक्स हुआ, इन सबको आपस ऐड कर देंगे तो आपकी यहाँ सैलरी कितनी बन गई, 80,000 रुपये। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हाँ ये बोला, ही हैज वॉलेंट्री सरेंडर 1,000 रुपी टू गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट। उसने 1,000 रुपये जो सैलरी वो अपनी छोड़ दी है, सरेंडर मतलब समर्पित कर दी है, छोड़ दी है सैलरी, फॉरगोइंग सैलरी है टू गवर्नमेंट को इन पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सार्वजनिक हित के अंदर त्याग कर दी है उसने। तो इस तरह की जो सैलरी त्याग करता है उसको हम यहाँ पर जो घटाया गया उसको हम यहाँ पर वापस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो सैलरी है वो माफ़ है। मतलब हम यहाँ 1,000 और जोड़ देंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 81,000 हो जाएगा, लेकिन 1,000 रुपये चूँकि कर मुक्त है तो इसको कारण हम यहाँ पर उसको ऐड नहीं करेंगे। 1,000 रुपये क्या होंगे, इसके लिए हमने नियम पढ़ा था कि यदि आप पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को कोई पैसा डोनेट करते हो तो फिर वो एग्जाम्प्ट होता है, तो एग्जाम्प्ट होने के कारण से यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। अब एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा आज की लंबी क्लास हो रही है, लेकिन आप अब लंबी क्लास के तैयार हो जाइए, आपकी लंबी क्लास अब देनी होगी। देखिए, श्री रमेश राजस्थान सरकार के कर्मचारी है, उन्हें 1 जुलाई 2012 को 15,000 से 7,000 वेतन श्रृंखला पे 16,460 के प्रारंभिक वेतन व 8,000 ग्रेड पे प्रदान की गई है। मतलब ये तो उनकी सीरीज हो गई 15,600 से 37,000, मतलब इसके बीच उनका पेमेंट घूमेगा। ये हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। हमारा यूज़फुल जो चीज़ है यहाँ पर कि उन्हें 16,460 प्लस प्रारंभिक वेतन, ये था आपका प्राइमरी वेतन था, और 8,000 ग्रेड पे, तो ये 6th पे कमीशन की बात कर रहा है। तो हमने कहा था कि इस केस के अंदर हमारा बेसिक पे इन दोनों को जोड़ने पर आएगा।
तो आप 16,400 प्लस 8,000 को जोड़ लेंगे तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होएगा। तो 16 को और 8 को आप जोड़ेंगे तो शायद वो आपका आंसर आएगा 24,460 आएगा आपका। सरकारी यूनिवर्सल वार्षिक वेतन वर्दी वेतन वो ग्रेड पे के 3% के बराबर है। वो नहीं भी बोलता है तो भी अपन यही मानते हैं, क्योंकि जो वार्षिक वेतन वर्दी है जो ऐसे क्वेश्चनों में मिलती है वो वेतन वो ग्रेड पे दोनों पर मिलती है, और कितनी मिली 3%, जो कि अगले 10 के गुणांक में पूर्णांकित है। मतलब इसे अंडर 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ कर देंगे यदि अमाउंट 0.50 से भी ज़्यादा हुई तो। ठीक है, तो अब आपको इसका प्राय 2019-20 के लिए असिस्टमेंट या 19-20 के लिए मतलब आप प्रीवियस ईयर के अंदर से पैसा कितना मिलेगा उसके लिए आपको मूल वेतन कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर क्या बड़ी काम लिया उन्होंने, असिस्टमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष। तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा, प्रीवियस ईयर से कितना वैसे ठीक है 1 वर्ष पहले का मतलब 18-19। तो 2018-19 का उनको कितना सैलरी मिलेगी वो हमें देखनी है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी ऊपर ही बोल दिया राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी दशा में हम कम से कम काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं मार्च टू फेब। ये साफ सरकारी कर्मचारी तो मार्च टू फेब हमारा काउंट करवाएंगे। अब आंसर देते हैं कैसे जाएगा। देखिए ये रहा, इनकी अपॉइंटमेंट एक ऊपर दिया हुआ था 1 जुलाई 2012 को ही थी। तो देखिए 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 से ये 1 जुलाई 2012 से 30/6/2013 को 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मंथ्स आपको निकालने आना चाहिए। एक साल से पहले ठीक 30/6 आती है तो 30/6 अगला ईयर होगा 2013। तो इनको कितना मिला होगा उस समय आपको, इनको साल भर के अंदर 16,460 प्लस 8,000 ये मिलकर आपको मिला होगा 24,460। वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसका 3% करेंगे आप, 3% चेंज करेंगे तो आ गया 733.80। तो यहाँ 10 के राउंड ऑफ में देंगे तो 3.80 आ रहा है। आखिरी के जो वैल्यूज अपन काउंट करेंगे 3.80 आ रही है ना, जो 10 रुपीज़ के एवज में आ सकती है। तो 3.80 आ रही है तो 0.50 से ज़्यादा है तो ये राउंड ऑफ हो गया। कितना हो गया ये 340, सॉरी 740 हो गया ये। तो फिर यहाँ लिखें आप 740 रुपये, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो गया 25,200। फिर वापस से ऐसे ही 3% निकालेंगे 25,200 का तो आपका आंसर आया 756। तो 756 आखिरी के अंदर जो 10 के लिए जो जगह आ रही है वो 6 है तो 6 रुपये 50 से ज़्यादा है, जिसे राउंड ऑफ कर दिया 760 के अंदर। फिर से 750 को ऐड कर दिया, फिर नया आंसर गया 25,900। तो इस प्रकार आप 3% करे जाएंगे जो आपके जो नेक्स्ट में राउंड ऑफ करे जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर सेट होता जाएगा। इस प्रकार हम करते 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 हम देखेंगे कि हमारे 2017-18 के अंदर कितना पेमेंट मिला है। 1/7/2017 को आपको इस प्रकार से पेमेंट बनेगा। उसका हम इंक्रीमेंट कर देंगे 27,050 का 3% निकाल लेंगे तो वो 3% आपको निकालने पर आया था 826, ये 830 हो गया। और इस प्रकार नेक्स्ट ईयर का भी आप निकाल लिया करेंगे। ठीक है, वो 860 हो गया तो 29,240 हो जाएगा। ईजी है, कोई टिपिकल नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखा है कि आखिरी की जैसे ये 1.40 आ रहा है तो ये 0.50 से ज़्यादा है। 1.40 से 1 रुपये को भी काउंट करेंगे 1.40। आखिरी की जो 10 के लिए जो अमाउंट आ सकती है उसको अपन काउंट करेंगे। तो ये 1.50 ज़्यादा है तो 860 हो जाएगा ये आंसर आपका। इसको अपन ऐड कर देंगे। अब आपकी सैलरी है 1 जुलाई से, आपकी 1 जुलाई से सैलरी आपकी क्या चल रही है, ये वाली चल रही है आपकी सैलरी। ठीक है, जो यहाँ 29,000 जो भी आ रही थी यहाँ पर नहीं पा रहा 29,240 आ रही थी। अब आप ऊपर देखते हैं, देखो तो हमें देखना है मार्च से। तो मार्च अपन यहाँ पर देखते हैं हमारा यहाँ पर जो सेशन चल रहा है, यहाँ पर जो सेशन चल रहा है वो कब तक चल रहा है, जुलाई तक के लिए चल रहा है। यहाँ पर जून तक के लिए चल रहा है, सॉरी जुलाई से जून, जुलाई से जून, जुलाई से जून चल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ आ जाइए यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्च से काउंट करना था। मार्च, फरवरी, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून के बाद अगला जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होगा तो नए सेशन में आपका सैलरी बढ़ जाएगी। तो मार्च से जून तक की सैलरी तो आपने ले ली। तो हमने 4 मंथ हो गए, 4 मंथ सैलरी आपने 28,300 से ले ली। इसके बाद अगली 29,240 लेंगे। आप यहाँ बिना गिने भी 8 ले सकते हैं क्योंकि साल भर में 12 ही मंथ होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 4 हमने अकाउंट के लिए 8 यहाँ जाएंगे वो अकाउंट के लिए, तो यहाँ आपकी सैलरी बन गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सॉरी स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा स्लो चला लें, वापस रिवीजन करें। और अब जल्दी आपकी मार्केट में बुक आने वाली है, अभी आप पुरानी बुक परचेज ना करें क्योंकि मैं अभी यहाँ क्वेश्चंस की फ़ोटो को भी आप साथ में दे रहा हूँ, साथ में PDF भी दे रहा हूँ। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और आप इसे समझें। आप ये मान कर ना चलें कि मेरा जो वीडियो 30 मिनट का है, 40 मिनट का है तो मेरे पास में, या 40 मिनट का है तो इसमें 1 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है। आपकी यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है 30 से 40 मिनट के वीडियो के अंदर
वो आपके 2 आवर्स के बराबर स्टडी कराई जा रही है, क्योंकि एक तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है, या आप बीच में यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ नहीं पाते हो, तो मुझे रुकना नहीं पड़ता है। और यहाँ आपको सबसे बड़ी बात, जब मैं अपन या मैं कोई भी टीचर है जब वो स्टडी कराते हैं क्लास के अंदर, तो बोर्ड के ऊपर जब स्टडी कराते हैं तो वो रूल्स लिखवाते भी हैं, आपको समझाते हैं, तो आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करने का टाइम भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो टाइम है, लगभग लगभग आपका 60% टाइम है वो यहाँ पर एड नहीं है। 60% टाइम से कम टाइम में हमें 40% टाइम के अंदर ही आपको 100% को कवर किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं समझने आने पर दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, बल्कि आपको वीडियो को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए, यदि कोई वीडियो यदि मेरा 35 से 40 मिनट का है तो उसकी क्लास एटलीस्ट 1.5 आवर की ज़रूर है। यदि आप ऐसे ही इसी स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे मेरे साथ में, तो आने वाले 3 या 4 मंथ्स में हमारी इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में हम जो सेकंड बुक है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ चलें और ध्यान से पढ़ाई करें। कोविड में इससे बेटर आपको कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। आप इधर इस बात पे ध्यान ना दें कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप बाद में अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, आपका टाइम जो जा चुका है वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट बाद में स्टार्ट हो भी जाते हैं तो आपको बहुत होच में पढ़ाई करनी पड़ेगी, बड़ी स्पीड में पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन वीडियोज़ को आप ध्यान से सुने, मैं हर एक टॉपिक कवर करता हुआ चल रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट है, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इनका लिंक भेज सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उन्हें बता सकते हैं, वो हमारे ग्रुप में तो ऐड नहीं हो सकते ना, उनको आप नाम बता सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इस चैनल का बेनिफिट ले सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।